हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और अभी तक जितने भी मैंने आपको वीडियो अपलोड किए हैं उसके अंदर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। आज इसी तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये आपकी किताब में पाठ संख्या 10 है और इस चैप्टर का नाम है एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी जो भी हम परिमाणात्मक विश्लेषण करते हैं उसके अंदर क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं। तो परिमाणात्मक विश्लेषण में त्रुटियां, ये आपका 10वां चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसको पहले ले रहा हूँ। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर में आप जानेंगे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट लैब में जाके जब हम कोई भी प्रेक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसमें क्या क्या त्रुटियां संभव है, कैसे कैसे वो त्रुटियां होती हैं, और यदि त्रुटि हो जाती है तो उसका निराकरण कैसे किया जाए, इसके बारे में सारा ये चैप्टर आपको जानकारी देगा। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के हिसाब से, और चूँकि ये आपके थ्योरी में भी है तो आपको डबल इसमें फ़ायदा हो रहा है। मतलब आप थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं इसकी, और जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे लैब में तो वहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा कि गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है उसका उसमें मिनिमम एरर हो, मतलब त्रुटि उसमें बिल्कुल भी नहीं हो। तो जब भी हम लैब में जाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारा जो रिज़ल्ट आए वो एकदम परफेक्ट हो, यानी एक्यूरेट हो। तो एक्यूरेट कब होगा? जब उस रिज़ल्ट में त्रुटि नहीं होगी। तो जब हम कोई भी प्रेक्षण करते हैं तो प्रेक्षण करते वक्त हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा जो प्रेक्षण है और उस प्रेक्षण में हम जिस भी राशि को नाप रहे हैं, माप रहे हैं, वो अधिकतम यथार्थता के साथ हम नापें। और जब अधिकतम यथार्थता को पाना चाहते हैं तो यथार्थता को प्राप्त करने के लिए हमको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी त्रुटि के लिए 3 कारक जो है उत्तरदायी होते हैं। तो यदि ये 3 कारक परफेक्ट हो जाएं तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्यूरेट होगा। और त्रुटि के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? पहला है निकाय, यानी सिस्टम या राशि जिसका कि हम निर्धारण कर रहे हैं। दूसरा उपकरण, इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा वो राशि नापी जा रही है। और तीसरा जो कारक है जो कि त्रुटि के लिए उत्तरदायी है वो है प्रेक्षणकर्ता या विश्लेषक, यानी स्वयं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी आप स्वयं जो है वो भी त्रुटि कर सकते हैं। यदि आपका जो प्रेक्षण करने वाला है वो अनभिज्ञ है, उसको पता नहीं है कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो एरर आएगी ही। तो तीनों कारक जब परफेक्ट होंगे तब हमारा रिजल्ट एकदम सही होगा, तब उसमें त्रुटि बिल्कुल कम होगी। तो हम चाहते हैं कि तीनों कारक अपने आप में समर्थ हो जाएं और त्रुटि प्रेक्षण में बिल्कुल भी नहीं आए। तो हम इन तीनों जो कारक हैं उनको परफेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए प्रेक्षणकर्ता को जब भी वो लैब में जाए तो अपनी जो प्रैक्टिकल की कॉपी है, किताब है, वो लेके जाए, उसको पढ़ ले कि क्या क्या ताप रखना है, क्या उसके अंदर पहले स्टेप में क्या डालना है, दूसरे स्टेप में क्या डालना है, ताकि त्रुटि नहीं हो। उपकरण जो हैं वो हमारे सारे के सारे उपकरण कैसे होने चाहिए, उनको हमको जो है अंशांकित करना पड़ता है। जितने भी उपकरण होते हैं उसको कैलिब्रेट किया जाता है। तो कैलिब्रेटेड बाट का यूज़ करना पड़ेगा, कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। फिर जिस सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर सारा आ जाएगा, पारिपार्श्विक भी आ जाएगा, और जहाँ मतलब लैब जो है वो आपकी सिस्टम हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप जब परफेक्ट होंगी तब आपके परिमाणात्मक विश्लेषण में त्रुटि नहीं आएगी और आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो एकदम परफेक्ट होगा, यानी एक्यूरेट होगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको बार बार हमें रिपीट करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराते हैं। जितनी बार आप रिपीट करते हो उसके अंदर त्रुटियां जो हैं वो कम होती चली जाती है, और हमारा जो जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे 10 बार हमने किसी एक्सपेरिमेंट को किया, 10 के जो परिणाम आएंगे, उन सभी परिणामों को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद में उसमें 10 का भाग दे देंगे। तो 10 का भाग देने से हमें
उसका औसत मान यानी एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो एवरेज वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस एवरेज वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं अत्यधिक संभाव्य मान। तो हमारा सबसे पहला काम होता है किसी भी प्रेक्षण का हम अत्यधिक संभाव्य मान पहले ज्ञात कर लें। और अत्यधिक संभाव्य मान ज्ञात करने के लिए हमें उस एक्सपेरिमेंट को 10 से 15 बार रिपीट करना पड़ेगा। जितने भी रिज़ल्ट आते हैं उन सबको टोटल करके ऐड करके उसमें 15 का भाग दे देंगे ताकि हमारे पास में माध्य मान आ जाएगा। और ये जो औसत मान या माध्य मान है यही जो है अत्यधिक संभाव्य मान कहलाता है, ट्रू वैल्यू कहलाती है। इस ट्रू वैल्यू में से जब हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को घटा देते हैं तो हमें त्रुटि प्राप्त होती है। और एक बार त्रुटि जब प्राप्त हो गई तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कितना एक्यूरेट है, क्योंकि जितनी कम त्रुटि होगी उतना ही एक्यूरेट आपका रिजल्ट होगा। तो एक्यूरेसी इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर। तो एरर यदि कम है तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है, अगर एरर ज़्यादा है तो एक्यूरेसी स्वतः ही कम हो जाएगी। तो हर परिणाम की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी जो होती है वो प्रेक्षित मान और संभाव्य मान के अंतर के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा त्रुटि का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा रिज़ल्ट जो है आपका ख़राब कहलाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी प्रेक्षण हों उसमें त्रुटि कम से कम हो। त्रुटि घट बढ़ सकती, किसी एक्सपेरिमेंट में कोई एक्सीडेंटल एरर हो गई तो त्रुटि का मान बढ़ जाता है, और अगर नहीं होती है तो त्रुटि का मान एकदम कम हो जाता है। तो जो प्रेक्षण है वो उसका मान घट और बढ़ सकता है। तो अतः परिमाणात्मक विश्लेषण में होने वाली जितनी भी त्रुटियां हैं उसके लिए हमें तीनों कारकों को नियंत्रित करना होगा। और जब ये तीनों कारक नियंत्रित हो जाएंगे तो अपने आप अपना रिजल्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स की। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है। दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है यथार्थता और परिशुद्धता में क्या अंतर होता है, तो आप इन दोनों को विभेद, इनके जितने भी डिफरेंसेस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यथार्थता की। तो यथार्थता क्या होती है? यथार्थता का मतलब होता है एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आपने जो भी परिणाम निकाला है वो कितना सही है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं तो उसके विश्वसनीयता के दो ही मापक होते हैं, पहला यथार्थता, दूसरा परिशुद्धता। जो यथार्थता होती है उसको हम त्रुटि के द्वारा मापते हैं, और जो परिशुद्धता होती है उसको हम विचलन के द्वारा मापते हैं। किसी भी प्रेक्षण में हम निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर को निकालेंगे, और ये जो एब्सोल्यूट एरर हम निकालते हैं वही यथार्थता का माप होती है। एब्सोल्यूट एरर जितनी कम होगी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। इसी तरह से हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई बार हम विचलन निकालते हैं, डेविएशन जिसको कहते हैं। तो डेविएशन निकालते हैं और ये डेविएशन जो है वो परिशुद्धता का माप होता है। तो यानी एक्यूरेसी को हम जो है त्रुटि के अंतर्गत नापते हैं, और जो परिशुद्धता होती है उसको हम जो है विचलन के द्वारा नापते हैं। किसी भी प्रेक्षण के दौरान दोनों को मापना आवश्यक हो जाता है। यानी आपको यथार्थता और परिशुद्धता जो है दोनों निकालनी पड़ सकती है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक यथार्थ प्रेक्षण जो है वो परिशुद्धता तो लिए हुए रहता ही है हमेशा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर परिशुद्ध जो माप है वो यथार्थ भी हो। तो जो भी आपका प्रेक्षण है वो अगर हम यथार्थता नाप रहे हैं तो उसमें परिशुद्धता तो होगी, लेकिन हम परिशुद्धता अगर ज्ञात कर रहे हैं तो उस परिशुद्धता में यथार्थता होगी, ये जरूरी नहीं है। तो हर यथार्थ मान परिशुद्ध होता है, लेकिन हर परिशुद्ध मान यथार्थ हो ये जरूरी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे यथार्थता की। तो यथार्थता क्या होती है यानी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो है उस माप यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ओ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी माप की यथार्थता जो है उस माप यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और उसके अधिकतम संभाव्य मान यानी ट्रू वैल्यू के मध्य सुसंगति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ सुसंगति आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटाते हैं
तो हमें त्रुटि प्राप्त होती है, और ये जो त्रुटि है वही यथार्थता का माप होता है। तो यानी हमको कुछ नहीं करना है, एरर इक्वल टू ओ माइनस टी। तो एरर को ज्ञात करने के लिए हमें दो मान आवश्यक होते हैं, एक तो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू ओ और दूसरा अत्यधिक संभाव्य यानी ट्रू वैल्यू। तो ओ माइनस टी जो है आपको एरर देगा, और इसी को हम सुसंगति कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यथार्थता निरपेक्ष त्रुटि का माप होती है। और चूंकि हर प्रेक्षण के साथ में त्रुटि संलग्न होती है, क्योंकि एक त्रुटि ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं अनिर्धारित त्रुटि, जिसका कि निर्धारण संभव नहीं है, इनडिटर्मिनेट एरर, जिसका डिटर्मिनेशन संभव नहीं है। तो वो इनडिटर्मिनेट एरर जो है वो हर प्रेक्षण के साथ में होता है, और जब इनडिटर्मिनेट एरर है हर प्रेक्षण के साथ में तो त्रुटि तो आएगी। तो 100% कोई भी जो माप है वो यथार्थ नहीं हो सकता, उसमें मामूली त्रुटि होगी, और वो त्रुटि कहलाती है इनडिटर्मिनेट यानी अनिर्धारित त्रुटि। तो अनिर्धारित त्रुटि जो है हर प्रेक्षण में होगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी रिजल्ट 100% यथार्थ नहीं होता है। यथार्थता निरपेक्ष त्रुटि के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसी प्रेक्षण में जितनी कम निरपेक्ष त्रुटि होगी वो प्रेक्षण उतना ही अधिक यथार्थ होगा। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, और ये आपको बता रखा है इसमें 10.1 जो इक्वेशन है उसमें दिखा रखा है कि यथार्थता जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन निरपेक्ष त्रुटि के। इसी तरह से निरपेक्ष त्रुटि जो है उसको अगर निकालनी है हमें तो कुछ भी नहीं करना है, एरर जो है इज इक्वल टू ओ माइनस टी, ये 10.2 इक्वेशन के अंदर आपको बता रखा है। और निरपेक्ष त्रुटि जो है एक बार अपन ने ज्ञात कर ली, तो ज्ञात करने के लिए आपने देखा कि टी वैल्यू आपको हमेशा ज्ञात होनी चाहिए। तो कभी भी कोई आपके न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में आपको हमेशा ट्रू वैल्यू दे रखी होगी, और ये ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैंने आपको बताया, कई समांतर प्रेक्षण लेने होंगे, हर प्रेक्षण को जोड़ने के बाद में उसका माध्य निकाल लो, और वही आपका अत्यधिक संभाव्य मान यानी टी होगा। और ये जो नीचे आपको दिखा रखा है चित्र 10.1, ये जो चित्र है ये आपको बताता है कि जब हमने शुरुआती 5 एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें एक्स एक्सिस आपको बता रही है प्रेक्षणों की संख्या, वाई एक्सिस बता रहा है आपको निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर। तो त्रुटि जो है पहले 5 एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा थी, लेकिन 5 से 10 में थोड़ी कम हो गई, और 10 से 15 में और कम हो गई, और 15 से लेके 35 जब हम प्रेक्षण करते हैं तब हम देखते हैं कि जो एरर आ रही है वो एकदम कांस्टेंट हो जाती है। तो एरर का मान एकदम कांस्टेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब हमने जितनी भी उसमें निर्धारित त्रुटि थी उसका निराकरण कर लिया है। अब जो उसमें बचा है वो है केवल अनिर्धारित त्रुटि, और अनिर्धारित त्रुटि को हम जो है उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हमेशा हर प्रेक्षण के साथ में संलग्न होगी। तो इसलिए जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जैसे जैसे प्रेक्षणों की मान बढ़ेगा वैसे वैसे त्रुटि का मान कम होता जाएगा, और बाद में जाके वो एकदम कांस्टेंट हो जाता है। तो निरपेक्ष त्रुटि जो है उसको हम कम से कम करते जाएंगे, और उसके लिए इसका एक ही उपाय है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया जाए। और ये एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि त्रुटियों को हम हमेशा परम मात्रकों में व्यक्त नहीं करते, बल्कि इसको हम किस में करते हैं, सापेक्ष यानी रिलेटिव मात्रकों में इसे व्यक्त किया जाता है। तो जो त्रुटि होगी वो हमेशा कैसी होगी, सापेक्ष त्रुटि होगी यानी रिलेटिव एरर। तो निरपेक्ष त्रुटि में अत्यधिक संभाव्य मान का भाग देने पर हमें सापेक्ष त्रुटि प्राप्त होती है, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको यथार्थता के बारे में बताया, उसके क्या इक्वेशंस हैं उसके बारे में बताया, परिशुद्धता का आपको बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम परिशुद्धता के बारे में पढ़ेंगे और रिलेटिव एरर के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही यथार्थता और परिशुद्धता में क्या अंतर होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक जो न्यूमेरिकल बता रखा है, इस न्यूमेरिकल के अंदर ये आपको बता रखा है कि इन 2 डिटर्मिनेशन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन वाज फाउंड 20.17 एंड 19.80। इफ़ द एक्सेप्टेड वैल्यू का मतलब ट्रू वैल्यू वो अगर 20 है ppm है, तो फाइंड द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। तो आपको रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो एब्सोल्यूट एरर पहले प्रेक्षण के लिए जो कि 20.17 है उसके लिए क्या होगा, एरर विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ऑब्जर्व वैल्यू आपकी कितनी है, 20.7 दे रखी है आपको, और आपको ट्रू वैल्यू यानी कि
जो आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू वो भी दे रखी है। तो एक्सेप्टेड वैल्यू है 20, तो ये जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमको एरर प्राप्त हो जाएगी। तो एरर कितनी हो गई 0.17 ppm। अब ये जो 0.17 ppm आपकी एरर निकली है, और अगर रिलेटिव एरर निकालनी है तो हमको क्या करेंगे, रिलेटिव एरर 100 में भी होती है और 1000 में भी होती है। तो रिलेटिव एरर हो गई E/T इंटू 100। तो एरर है 0.17, उसको 20 से डिवाइड किया और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गई 0.85%। ये आपकी हो गई रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर पर 1000 निकालनी हो तो ये इसको 100 की जगह इसको 1000 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8.5 ppt यानी पार्ट्स पर 1000, ये आपकी एरर हो गई। तो रिलेटिव एरर निकाल ली आपने, एब्सोल्यूट एरर भी आपने निकाल ली। इसी तरह से दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपके 19 पॉइंट मतलब ये जो आपका ट्रू वैल्यू उससे कम है, तो यहाँ पे एरर माइनस में आ गई, तो -0.20 एरर है। उसकी अपन ने रिलेटिव एरर निकाली तो वो -1 आ गई, और जब 1000 में निकालेंगे तो -10 आ गई। तो ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी इसमें बता रखा है, इस न्यूमेरिकल को भी आपको करना है, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसके अंदर मैं आपको और आगे जानकारी दूंगा, अधिक जानकारी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।